राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और हमारे साथ हैं आज बेहद ख़ास मेहमान मशहूर अदाकार सायाजी शिंदे। हमें आपसे डर नहीं लगता, चाहिए आप लोग यहाँ से। डर नहीं लगता? मार साले को। ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। टिकट पुलिस को बुला लूंगा। देखिए इनको रोके। ओए, अरे दोनों में मुक्का क्या मार रहा है? चाकू निकल के भोगना, भोग साले का नतीजा भुगतना पड़ेगा इसका आपको। क्या कर रहा है? चाकू भोग। डर नहीं लगता? मार साले को, मार। घुमाओ। हाय भाई, अरे तुझमें तो इतनी भी हिम्मत ना है कि अपने कोक के जने को अपनी औलाद भी कह सके। लिहाज का हद पार मत कर चप्पा। अरे काय का लिहाज बीबी जी? हम हिजड़े हैं पर दोगले ना है तुम जैसे। या खुदा, जो घाघरे के भीतर वही घाघरे के बाहर। लाहौल मिला। तुम और जीनत आंख पे पट्टी बांध झूठी जिंदगी जीना चाहो तो जियो, शौक से जियो। सायाजी शिंदे। महाराष्ट्र में एक किसान के घर पैदा हुए सायाजी शिंदे भारतीय फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता हैं। दानवी रक्षिंचेदी रानी ఎవరు వస్తాడు చూస్తాను तबको। शुरुआती दिनों में चौकीदार की नौकरी करने वाले सायाजी शिंदे आज हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अपनी नायाब और संजीदा अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। जितना पगार मिलता है ना एक हेड कांस्टेबल को, उसमें से घर का चूल्हा तो जलता है पर उसके ऊपर पकता कुछ नहीं। जब से आप आए सबका हफ्ता बंद करवा दिया है, सबका। मैं हफ्ता लेता हूँ साहब, आपके वार्निंग के बावजूद भी हफ्ता लेता हूँ, आइंदा भी हफ्ता लूंगा। भले आप मुझे सस्पेंड करवा दो, मैं अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करूंगा। अंडरवर्ल्ड, फिर मुझे सब लोग पुपी भाई बोलेंगे। पहली बार एक मराठी नाटक हिजड़ा में अभिनय करने वाले सायाजी ने कई मराठी फिल्मों में काम किया। सायाजी को कामयाबी की डगर मिली फिल्म शूल से। फिल्म शूल में बच्चू यादव के किरदार ने सायाजी को लोगों के दिलों में बसा दिया। हंसो, बेवकूफ समझता है क्या? मन में हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ मन में। मन में हंस के दिखाओ, हंसो। भैया जी माफ कर दो हमको माफ कर दो भैया जी। अपने हर किरदार को वास्तविकता के धरातल पर ले आने वाले सायाजी शूल के बाद न तो रुके और न पीछे मुड़कर देखा, और उन्होंने भारती, अबोली, बोकड़, कुरुक्षेत्र, खिलाड़ी 420, रोड, सरकार राज, अगली और पगली, ये मेरा इंडिया, रिवाज, जातिवाद, दमाल दुमील, वेदी, लव यू, आलिया जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई। माँ के शौनिपात हो गए थे बाशु, इसको जमीन पर लेटा दो। जमीन पे नहीं लेटाऊंगा मेरी माँ को, मेरी माँ नहीं मर सकती, नहीं मर सकती मेरी माँ। अपने दमदार अभिनय के लिए सायाजी शिंदे को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है सायाजी। धन्यवाद। एक स्केची तौर पर जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी के शुरुआती 20 बरस कैसे हैं? कहाँ आप पैदा हुए, किस तरह के परिवार में पैदा हुए, और क्या क्या करते हुए आखिरकार आप एक्टिंग की तरफ आए? मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ 1959 में, और सातारा डिस्ट्रिक्ट में वेड़ेकमठी करके एक गांव है 10 किलोमीटर, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी 81 में आ गई और अभी भी बराबर नहीं है। वहाँ मैं 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ा, और उसके बाद स्कूल नहीं थी तो मैं मेरे मौसी के यहाँ फलटन तालुका में एक होल करके गांव है, उधर गया। उधर 8 और 9 स्टैंडर्ड हो गया मेरा। फिर 10th स्टैंडर्ड में पुरंदर तालुका में मेरी बहन रहती थी, वीर गांव में, उधर गया। और फार्मर का बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी खेती करते थे, और वो भी हमारा ज़मीन डैम में गया था तो हम लोग डैम अफेक्टेड हो गए। तो ऐसे ज़िंदगी घूम रही थी, ज़मीन गया था, स्कूल नहीं था, तो मेरी मौसी मेरी बहन ने सिखाया। फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि कैसे ज़िंदगी में आगे जाए, तो मैं डीएड में एडमिशन लिया ताकि जल्दी नौकरी मिले टीचर की। तभी मैं जैसे डीएड कंप्लीशन हुआ तभी मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट में वॉचमैन का नौकरी मिला।
तो मैंने सोचा कि चलो कॉलेज करते हैं, तो मैं FY SY TY ये 3 साल वॉचमैन का काम किया और मेरा कॉलेज कंप्लीट किया। तभी सातारा में एक सुनील कुलकर्णी थे, उनकी वजह से, और वैसे भी गांव की यात्रा में नाटक में काम करता था मैं 1-2 बार, तो उनकी वजह से मैं ड्रामा में आ गया, ड्रामा का शौकीन हो गया। मेरे को ज़िंदगी में समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या होने वाला है, तो ये नौकरी से क्या करूँगा वॉचमैन का। फिर मैं उधर क्लार्क बन गया, तो मैं बॉम्बे आ गया। कौन सी कंपनी थी जिसमें आप ये वॉचमैन और क्लार्क बन रहे थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का यहाँ। हाँ हाँ। तो और कितने पैसे मिलते होंगे? मेरा फर्स्ट सैलरी था 165 रुपीज़। और ये कौन से साल की बात होगी? 78, 79, 80। हाँ, और लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि कुछ आप नाटक भी किया करते थे, उसकी क्या वजह थी और क्या सर्कमस्टांसेस थे? जत्रा होती थी गांव में, हाँ। तो जत्रा में हमारे लोग हमेशा ड्रामा करते थे, तो एक बार मैंने भी रोल किया, 2-3 बार किया। और कॉलेज के गैदरिंग में एक ड्रामा किया था, ये 1 एक्ट प्ले किया था, और तभी सातारा में 1 एक्ट प्ले की मूवमेंट बहुत अच्छी चल रही थी। तभी सुनील कुलकर्णी थे, उनकी वजह से मैं उधर जाता था, वो एक्सरसाइज देखता था, और वो देखते देखते मेरे को लगा कि मन में मैंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन किसी को बताया नहीं था। फिर नौकरी कर रहा था, नौकरी के सिवा कोई चारा नहीं था। तभी मेरे कॉलेज के एक शंकर पाटिल करके हमारे प्रोफेसर थे, उनके घर में मुझे एक अभिनय साधना मराठी का बुक मिला, जो स्तानिस्लावस्की का एक्ट्रेस प्रिपेयर, हाँ, ट्रांसलेशन था। तो वो पुस्तक की वजह से, बुक की वजह से मुझे लगा कि बस कॉन्फिडेंस आ गया, और मैंने 4-5 साल बस वो अभिनय साधना और भूमिका शिल्प, मतलब एक्टर्स प्रिपेयर एंड बिल्डिंग द कैरेक्टर, स्तानिस्लावस्की, 2 बुक इतना स्टडी किया। एक मतलब बुक का 5-5, 10-10 बार मैंने नोट्स निकाला, ताकि मुझे लोग क्यों बोले कि ये एक्टर अच्छा है, क्यों करना है मुझे, क्या करना है मुझे, वो पूरा स्टडी बहुत अच्छा किया। इसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आया। कभी भी कोई भी रोल करता हूँ तो वो सब रेफरेंस मुझे मिलता है। फिर वर्कशॉप किया मैंने, और मैंने 2 सेंटेंस लिख के गया था जब सातारा छोड़ दिया था, कि वेल बिगन इज हाफ डन एंड हैस्टी क्लाइंबर्स ऑफ सडन फॉल। तो मुझे जो भी करना था बहुत अच्छा शुरुआत करना था, और जल्दी ऊपर नहीं जाना था। तो मुझे मेरा फर्स्ट ड्रामा जुलवा हुआ था, जिसको मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। मेरा फर्स्ट कमर्शियल ड्रामा हुआ था आमच्या घरात ड्रामा, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मेरी फर्स्ट मराठी फिल्म अबोली, जिसका मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फर्स्ट हिंदी फिल्म शूल, जिसका मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। फर्स्ट तमिल फिल्म गया था, उधर भी मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो जहाँ भी किया मैंने सक्सेसफुली, वो लकीली, मतलब जो भी हार्ड वर्क जो भी है, लेकिन वैसे हुआ। ताकि मैंने सोचा था कि जब मुझे मैं सोचा था मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा, कि लोग बुलाना चाहिए तो अपनी पात्रता होनी चाहिए। तो पात्रता के पीछे अभी भी सोचता हूँ कि बराबर करो और करो। स्तानिस्लावस्की की 2 किताबों का जिक्र जो आपने किया, उसमें एक तो होता है कि आपको कोई पढ़ाए और आप फिर पढ़ें, लेकिन आप खुद ही पढ़कर उसको समझ रहे थे। तो वो कैसे आपको समझ में आ रही थी वो बातें, क्योंकि आखिरकार वो तो एक मेथोडिकल चीज़ है जिसको समझाने के लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ड्रामा में देखता हूँ फिल्म ड्रामा, सुनील कुलकर्णी थे, फिर वो आमन केंद्रे आ गए, फिर वो आविष्कार का वर्कशॉप किया मैंने, जयदेव हट्टंगड़ी, रोहिणी हट्टंगड़ी का। फिर अशोक रांडडी सर जी का NCPA में एक वर्कशॉप किया। तो ये वर्कशॉप माधव अटवे जी थे, उनका वर्कशॉप किया। ये सब मुंबई में हो रहा बॉम्बे में। हाँ। और सतारा आपने छोड़ कब दिया था? जस्ट बुक एक मिला, एक बार पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सोचा ये करूँगा। फिर वही 1 साल के बाद मैं बॉम्बे आया, तो वो बुक तो उसका स्टडी करता रहा। मीनवाइल मुझे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मराठी का बुक है, वो तो 22 रुपये में रेलवे स्टेशन पे मिला मुझे। और उस सब किताबें पढ़ना, ड्रामा की बुक्स पढ़ना, मतलब 1 महीने में 30 बुक पढ़ना, डेली 1 बुक कंप्लीट करना, मतलब करना, ऐसा किया था। और इसका नोट्स निकाल रहा था। तो ये नोट्स इसलिए बार बार निकलता था कि मुझे इस पैराग्राफ, ये चैप्टर में अभी ये इंपॉर्टेंट लगा था, दूसरी बार पढ़ते वक्त दूसरा इंपॉर्टेंट लगा। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट क्या है उसका फिर मैं देखता था। तो 1 बार 2 बार 3 बार करने से ज़्यादा
मन में बैठ जाता था, इसलिए पढ़ता था। और साइमल्टेनियसली वो जो वर्कशॉप करता था वो डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब जयदेव टंगड़ी का, अशोक रानडे सर का, और जिन लोगों के साथ प्रैक्टिकल वर्क करता था उसमें वो सब यूज़ करता था। मैं ओनली नहीं पढ़ रहा था, साइमल्टेनियसली वो वर्क भी कर रहा था। सतारा ने छोड़ा कब था? सतारा से मुंबई आप कब आए? 82 में आए, और फिर ये जो सुनील कुलकर्णी और जो दूसरे साथियों की एक दुनिया थी उसमें फिर आप एक तरह से एक्टर बनना है ऐसा ही करके कोशिश करते रहे। बैंक में काम करता था तभी मैं। अच्छा, ये तो बताया नहीं आप। हाँ, मैं बॉम्बे आया इसलिए कि मेरे मन में था कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन किसी को बताया नहीं। मैं आया इधर काम के लिए। बैंक में 17 साल काम किया, तभी मैं ये इसका स्टडी करता रहा। कौन से बैंक में करते थे? कुरला नागरिक सहकारी बैंक। और क्या करते थे? मैं क्लार्क था। हाँ। क्लार्क था, फिर मैं कैशियर बन गया, और अभी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ बैंक का। लेकिन बैंक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब पीएल देशपांडे जी का मैंने ड्रामा किया था एक झुंझवारेशे, वो डायरेक्टर बोर्ड ने हमारी देखी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था कि एक्टिंग कर, जब कुछ काम होता तो आपको बैंक से छोड़ दिया जाएगा, सहूलत रहेगी। तो बैंक होने के बाद में जब पिक्चर में आया तो बैंक में जाना मुश्किल हो गया, तो बैंक ने मुझे फिर भी बोला मत छोड़ नौकरी, मत छोड़। मैंने बोला अभी नहीं कर सकता नौकरी, तभी मैंने छोड़ा। तो नौकरी आपने कितने साल करने के बाद छोड़ दी आखिरकार? 17 साल। और इन 17 सालों में साथ साथ भी करते रहे, नौकरी भी करते रहे और प्ले भी करते रहे। जब तक शूल कंप्लीट हुआ, शूल बाहर आने के बाद मैंने नौकरी छोड़ी। उसके पहले 10-15-20 ड्रामा किया होगा, बड़े बड़े ड्रामा, कमर्शियल ड्रामा, मराठी फिल्में की कुछ, ये तो तभी किया था। इन सब चीज़ों के बीच में ये पूछना आपसे भूल गया कि जब आपके दिल में, चाहे वो यात्रा में करने वाला सिलसिला हो या धीरे धीरे आपके अंदर नाटक करना है या अभिनेता बनना है का ये जो शौक़ पैदा हुआ, इस सब को लेकर परिवार में क्या रिएक्शन था? शुरू में बहुत मतलब बहुत मानते नहीं थे। तो मैं, जिम्मेदारी मेरी क्या है कि मेरी फैमिली, मेरा शादी हुआ था, बच्चे हो गए थे, मेरा जिम्मेदारी क्या है, इसलिए मैं नौकरी करता था, उनको जो चाहिए। लेकिन मैं सुबह 8 बजे की नौकरी थी, तो मैं 6 बजे शिवाजी मंदिर दादर में पहुंचता था, आवाज़ की एक्सरसाइज करना। फिर 12 से 3 छुट्टी था, तब 12 से 3 फिर ग्रंथा लाइब्रेरी में जाता था, उधर मैं नोट्स निकालता था। फिर शाम को थिएटर वालों के लोगों को मिलता था। फिर रात को आके वो स्तानिस्लावस्की के कंसंट्रेशन के लिए कौन सा एक्सरसाइज, इसके एक्सरसाइज, मतलब डे नाइट मेरे दिमाग में वही चलता था। मेरा मैक्सिमम स्टडी जो हो गया है वो माटुंगा स्टेशन पे हो गया है। माटुंगा स्टेशन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ भिखारी लोग रहते थे, उधर कोई तकलीफ देने को नहीं आती। बीच में के टाइम उधर निकलता था। दादर स्टेशन और माटुंगा स्टेशन के साइड ट्रैक में जो मालगाड़ी जाती थी, उधर वो लकड़ी के ये रहता था ना, उसके ऊपर बैठ के मैंने कितना किताब पढ़ा है, एक्सरसाइज किया है, सारे ग म, वो सब उधर एक्सरसाइज करता था, क्योंकि जगह कुछ नहीं थी और शांतता, मतलब साइलेंस भी मिलता था, कोई तकलीफ देता नहीं था। वो पुलिस वाले भी मेरी पहचान हो गए थे। तो ऐसा वो किया था, क्योंकि जल्दी नहीं करना था, जब तक अच्छा नहीं बनूं बुलाओ। और देखो, शूल मेरी पहली फिल्म है, तो आज 10-15 साल हो गए, लोगों के दिल में बैठ गए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ड्रामा का बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड जो है तो मेरे हार्ट से तुम्हारे हार्ट में जाना, बस, और कोई मामला नहीं। वो मुझे आपकी मेरी पहचान देने की कोई ज़रूरत नहीं लगती थी, मुझे लगता था कि ये मैं सोचा था। लेकिन फिर बताइए कि परिवार में क्या रवैया था, क्या लोग सोचते थे? परिवार वाले बोलते थे कि ये बंद करो, कुछ बिजनेस का देखो, झगड़े होते थे, कुछ समझो अवार्ड मिला, ओवरनाइट मिलेगा, तो बोलते इससे क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है। स्टेट कंपटीशन का अवार्ड लेके मैं घर गया था रात को 12 बजे, तो वाइफ बोलती हाँ ठीक है, खाना खाया है या सोना है अभी। मतलब स्टेट में मुझे अवार्ड मिला, घर में कुछ मतलब लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उससे कुछ पैसा नहीं मिलता था, कुछ नहीं। तो ऐसा था। जब नाम आया, जब पैसा घर में देना शुरू हो गया, तभी बोलने लगे भी ठीक है। अभी तो बोलते हमारे गांव का, हमारे घर का, हमारे ये, लेकिन तभी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मतलब माकड़ चेष्टा जिसको मराठी में बोलते हैं, ये बंद करो, मंकी जैसा काम करना और ये करना छोड़ दो, ऐसा। साया जी, बातों का ये सिलसिला बहुत दिलचस्प है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बातें जारी रखते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं मशहूर अदाकार साया जी शिंदे के साथ। मनोज वाजपेयी ने बोला राम गोपाल वर्मा की फिल्म करना चाहते तो आप काम करेंगे? बोला अरे ज़रूर करूँगा।
तो मैं जा रहा था, तो रास्ते में स्कूटर पे जा रहा था, तो दूसरा दोस्त बोला किधर जा रहा है? मैंने बोला अरे मनोज वाजपेयी ने फ़ोन किया था, तो राम को बोला अरे मनोज वाजपेयी को पहचाना, वो सत्य का बोल रहा, क्या नाम है उसका, भिको मात्रे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने एक्टर सायाजी शिंदे। सायाजी, ब्रेक से पहले जो हम लोग बातें कर रहे थे उसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे दूसरे एक्टर्स से बिल्कुल अलग आपकी कहानी है, जिसमें ना तो कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसके साथ आप कोई प्ले कर रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी किया आपने अपनी कोशिशों से किया। ऐसी कोशिशों के बीच बहुत बार ऐसा भी होता है कि आदमी डेस्परेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, थकता है, टूटता है। इसका क्या तजुर्बा है आपका? क्या हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो भी कुछ बना है, पढ़ते झड़ते जो भी, एक अंदर की एक पावर है, विल पावर, उसकी वजह से मैं आगे आया। एक ऐसा आया था कि मैं कमर्शियल ड्रामा कर रहा था, और वो ड्रामा का बहुत तकलीफ हो गया। 3 दिन में ड्रामा है, मैं उसमें पहलवान हूँ, मैं उसमें लेडीज़ हूँ, जो मराठी नटरंग करके फिल्म आई थी उसका ड्रामा हमने किया था। तो लावनी नाचना था, म्यूज़िक आया नहीं था। तो एक बार रात को 2-2:30 बजे घर गया मैं, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। और मैंने बोला ये ड्रामा ऐसा क्यों होता है, इतने लोग इकट्ठा, इतने ये सब, इसकी बगैर ड्रामा क्यों ना। और उस वक्त एक नोटबुक था, ऐसा लिया और लिखना शुरू किया। मैं 37 पेजेस लिखा, जो तुम्बारा करके हम लोगों ने एज ए ड्रामा किया। उसमें मैं अकेला बात करता हूँ, पंच महाभूत उसके साथ। तो उसमें वो पोएटिक है, और बहुत मतलब ज़िंदगी का एक पूरा जो अंदर का कुछ है वो सब आया था उसमें। तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लिष्ट है थोड़ा, लेकिन मतलब जो उसका इतना इजी फ्लो था। ऐसे एक एक ढेकुळं जमवणं, माती गोळा करून त्यात पाणी ओतून मातीचा गोळा बनवला असे, त्या मातीच्या गोळ्यास लाथा घालून तिचा मीपणा उतरवून तीस मातीचे मोल देऊन मळावयास घेतली असे। ऐसा फ्लो 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 जाता था। तो एक टाइम 37 पेजेस लिखा, और उसमें मतलब फैमिली के झगड़े, प्यार, मतलब समाज में जो हो रहा है, मतलब आदमी जैसे दुनिया में आया से लेके फिर अभी जंगल में जा रहा है, वहाँ का जर्नी हो गया है उसमें ड्रामा। तो मेरे ख्याल से कि वो फ्रस्ट्रेशन, ये जो कब ऐसा ना सडनली बाहर आया था। और मैं फिर शूल पिक्चर आ गया, और शूल पिक्चर के बाद पीछे देखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि तमिल में बुलाया, तेलुगु में बुलाया, कन्नड़ में बुलाया, इधर बुलाया, और आज तक मतलब मैं अराउंड 300 फिल्म कंप्लीट किया 15 साल में। पहली फिल्म जो आपको मिली होगी जिसने आपको बड़ी कामयाबी दी, वो कैसे आई, किन सर्कमस्टांसेस में वो आप तक पहुंची थी? मेरा ड्रामा पहला जो सक्सेस हुआ ना, वही ऐसे सर्कमस्टांसेस था कि एक रोल मुझे डायरेक्टर देना था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सका क्योंकि वो कंपनी का प्रॉब्लम था। तो जो रोल कर रहा था आदमी, वो कुछ झगड़ा हुआ और स्क्रिप्ट फेंक के गया, तो मुझे मिला, तो मुझे अवार्ड मिला, सब लोग जानने लगे एज एन एक्टर। फर्स्ट ड्रामा मिला। वो कौन सा ड्रामा था? झुलवा। हाँ हाँ। संगीत नाटक अकादमी के लिए पहला शो भोपाल में हुआ था। तो उसमें एक हिजड़े का रोल मैंने किया था। अच्छा। तो लोग बोलते थे ओरिजिनल हिजड़ा है। तो उसके वो हो गया। तो उसकी वजह से जब कुछ डायरेक्टरों को पता चला कि ये एक्टर ऐसा है, तो मुझे एक अबोली करके फिल्म आई थी, जो डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्ट एज ए हीरो, एज ए मेन रोल ऑफर किया था। वो फिल्म को भी फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड वो फिल्म के लिए मुझे मिला था। तो ऐसे ही वो किसी ने बोला नहीं था, डायरेक्ट ढूंढ के आया। शूल भी ऐसा हुआ, अमिताभ बच्चन जी को कास्ट करना था, नासिरुद्दीन शाह को कास्ट करना था, ऐसा सब कुछ होके मनोज वाजपेयी ने, मैंने जो बोला ना ड्रामा मैंने 37 पेजेस लिखा, उसका एक फ़ोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा आया था। तो फोटो देख के मनोज वाजपेयी ने देखा उसमें कि क्या है, ये कौन एक्टर है। तो उसमें पढ़ा कि ये 17 साल से काम कर रहा है, थिएटर में इतना काम किया है, खुद ने लिखा है, वो है वो है। तो उसने मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ रहा था, तो मुझे फ़ोन आया। तभी ये मोबाइल वगैरह नहीं था। नागपुर में काबू की थिएटर के लिए मेरा वो तुम्बारा करके मैंने जो ड्रामा लिखा था उसका शो था। घर से फ़ोन आया, तब मेरे पास
वो एसटीडी वाले को पैसे नहीं थे। मैंने बोला, कौन एसटीडी करेगा, अभी 2 दिन के बाद बॉम्बे जाऊंगा तो फ़ोन करूंगा। मैं गया था, मनोज वाजपेयी का 70 रिलीज़ होकर 8 दिन हो गए थे, मैंने देखा नहीं था। तो मुझे मैसेज दिया कि मनोज वाजपेयी का फ़ोन आया था, तो मैंने बोला कोई होगा कुछ फिल्म के लिए, तो फ़ोन करो। तो किसको? तो राम गोपाल वर्मा को। अच्छा, तो मैंने फ़ोन किया तो मनोज वाजपेयी ने बोला राम गोपाल वर्मा की फ़िल्म करना चाहते तो आप काम करेंगे? बोला अरे ज़रूर करूँगा। तो मैं जा रहा था, तो रास्ते में स्कूटर पे जा रहा था, तो दूसरा दोस्त बोला किधर जा रहा है? मैंने बोला अरे मनोज वाजपेयी ने फ़ोन किया था तो राम गोपाल वर्मा। अरे मनोज वाजपेयी को पहचाना, वो सत्य का बोल रहा, क्या नाम है उसका, भीखू मात्रे। मैंने बोला भीखू मात्रे ने रे, मनोज वाजपेयी बोल रहा हूँ। अरे वही ना, भीखू मात्रे बहुत फेमस हो गया है। अरे मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैं गया, राम गोपाल वर्मा को मिला, फिर उन्होंने देखा और सडनली बोले कि चलो 5 बजे आ सकते हैं क्या? मैंने बोला ठीक है। फिर बाकी का कास्टिंग हुआ, उनकी तरफ से मुझे पता चला कि मेरा कास्टिंग फाइनल हो गया है और मेन विलन है, और वो रोल फिर अच्छा हो गया और सबको पसंद आया। तो उस रोल के लिए मैं बिहार ही नहीं था, तो मैं उधर गया 15 दिन पहले, 8 दिन पहले उधर का रिकॉर्ड किया, भाषा वो एक पढ़ाने के लिए रखा उसका। इस अपन इस देश में 5 साल का इलेक्शन होता है, तो इस देश में इलेक्शन जो है ना, वो 5 साल में श का स करना, उसका ये करना, लैंग्वेज का करना। मेरा ग्रेजुएशन भी मराठी लैंग्वेज में हुआ था, तो कैसे कैसे सीखना, क्या करना, और उस ताने सिला उसको कभी सारा पूरा ये देख के करता था, तो करके गया। तो वो फिल्म बिहार के लोग अभी भी मानते हैं मैं बिहार का हूँ, तमिल के लोग अभी मानते हैं मैं तमिल का हूँ, तेलुगु वाले समझते कि मैं तेलुगु का हूँ। तो मेरे को लगता है कि ये जो मैंने स्टडी किया था और व्हील पावर से करा था, उसकी वजह से शायद ये हो। आपने बताया कि पढ़ने का मतलब हर रोज़ कोई एक किताब ख़त्म कर लेना का, ये तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे लिए यकीन करने लायक बात नहीं लग रही। लेकिन आप जैसे जिसे कहते हैं बिल्कुल गो गेटर के लिए तो बिल्कुल संभव हो रहा होगा। क्या पढ़ रहे थे आप उन दिनों? ड्रामा। जब मैंने काम करना शुरू किया ना, तो हर एक टाइप का एक एक रोज़ किताब लाने का, वो ड्रामा पढ़ने का। फिर मैं जब मैं स्थानीय मैंने बोला ना जो ही कर रहा था, तो उसको नोट्स निकालना, नोट्स निकलते हुए तो उसने जो बोला था कि कंसंट्रेशन के लिए समझो कि आज क्या खाया, क्या देखा, क्या एक्सप्रेशन क्या था, कपड़ा कौन सा था, टेस्ट कौन सी थी, दिन का समय कौन सा था, सारी चीज़ें याद करना, उस टाइप का स्टडी तभी करता था। अभी तो सक्सेस के बाद वो स्टडी वडी सब छोड़ दिया, अभी जो भी बोलो तो डायरेक्ट हाँ अच्छा। लेकिन वो इतना कूट कूट के मन में भरा था ना कि अभी भी कोई रोल आता है तो मैं इमीडिएटली उसको पूरा पढ़ लेता हूँ कि इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 1 लाइन थीम क्या है, फिर स्टाइल से ले सादरीकरण जो होता है, स्टाइल क्या होगी, फिर उसका ग्राफ कैसे रहेगा, कौन से सीन में क्या क्या करना है, आगे कैसे जाना, वो करना है, वो सब एकदम फटाक से शुरू होता है। मतलब आपका जो है वो बहुत कुछ स्पॉन्टेनिटी में नहीं, बल्कि जो आपने पढ़ा हुआ है उस मेथड को भी आप फॉलो करते चलते हैं, ऐसा लगता है। स्पॉन्टेनिटी क्या कभी होती है, मतलब जिसको स्पॉन्टेनिटी मतलब एक सात्विक, ये सब बराबर है और उसके ऊपर और कुछ आना है, तो वो क्लिक कभी होता है जब ये फाउंडेशन अच्छा है। तो स्पॉन्टेनिटी बोले तो सब्जेक्ट एक चल रहा है और कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने को उसका ग्रामर मालूम होना चाहिए। होता है ना कि कंसंट्रेशन इतना हो कि एक पेंटिंग निकाला है, उसमें है कि स्तानिस्लावस्की केस में अभिनय साधना में एक पेंटर होता है, बड़ा पेंटर छोटा पेंटर की बात होती है, तभी एक बड़ा पेंटर इमीडिएट देखता है और वो बोलता है एक लाइन इधर करो तो अपने आप हो जाएगा, तभी वो तपश्चर्या का बात एंड है, स्पॉन्टेनिटी अंदर से आना कुछ। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्टर, जैसे कि आपके भी ये दिल में था कि एक्टर बनूं, किसी से कहा तो नहीं, लेकिन उसके लिए जितने परिश्रम की ज़रूरत और साधना की ज़रूरत होती है वो कई बार मिसिंग रहता है। लेकिन आप जो कुछ कर रहे थे, क्या आपको ये अंदाज़ा था कि जो कुछ ये साधना है वो एक दिन बिना प्रोफाइल भेजे, बिना पोर्टफोलियो भेजे, बिना कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए, एक दिन खुद ही मनोज वाजपेयी आपको फ़ोन करेंगे और ये एक मिरेकल हो जाएगा? मैं मुलाकात दिया था तभी, मैं उसमें बोला था कि मेरी ज़िंदगी का जो बुरा पीरियड है 7.5 ही होती है ना, तो मैंने बोला 7.5 साल तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं 10 साल के बाद आऊँगा। चलो वो 7.5 तो छोड़ दो, मैं 10 साल काम करूँगा और फिर आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा एक दिन, मुझे कोई तो बुलाएगा। क्योंकि वो मैं आपके पास जाऊँ, मैं बोलूँ ना, तो मुझे मालूम है वो कचरे में फेंकते हैं, वो इतना इज्जत नहीं देते। मैं आर्टिस्ट हूँ यार, नौकर थोड़ी हूँ। बैंक में काम करना है तो मुझे बोलना पड़ता था, वो सब सुनना पड़ता था।
परफॉर्मेंस के लिए क्या है, मैं बहुत पोएम याद करता था, मैं परफॉर्म करता था, जो भी जब थोड़ा सा भी मुझे मुजफ्फर अली के काली मोहिनी करके फिल्म गया था, तो थिएटर के रफ दिखने वाले लोगों को बुलाया था, तो हम लोग गए रफ, तो मुजफ्फर अली बोले अरे इसका नाम क्या है, अरे वो रोल इसका दे दो, तो बोले ऐसा, तो उन्होंने असिस्टेंट ने उसको फाइनल किया था, तारीख को रोल दिया था, तो उन्होंने कैंसिल करने नहीं वो ऐसा ऐसा, ठीक है। दूसरे दिन गया तो मैं गांव वालों में गया, तो उन्होंने फिर मुजफ्फर अली बोले अरे नहीं नहीं ये मंगला का रोल उसको दो, तभी रामेश्वरी का मेन रोल था और हम थिएटर लड़के थे, तो गया फिर डायलॉग दिए, तो डायलॉग मालूम है EST से जर्नी करता था ना, जैसे मैं अंधेरे से निकला ना, दूसरे दिन शूटिंग रात भर उसको ये सेंटेंस का ये मतलब ऐसा मतलब वो इसका 4 एक्सप्रेशन ऐसा होगा, उसमें बेस्ट एक्सप्रेशन ये रहे, सब करके गया। तो असिस्टेंट मुजम्मिल था, तो बोल रहे थे रामेश्वरी को, सामने मुझे बोलते थे ये ऐसा करो, ये सेंटेंस याद किया, ये किया, तो रामेश्वरी ने बोला उनको मत बताइए, मुझे बताइए, उनका तो पूरा स्टडी हो गया इतना वो स्टडी करता था, मतलब किधर भी कम नहीं पढ़ूँ परफॉर्मेंस के बारे में, बाकी सब ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस था मुझे, लेकिन सक्सेस होने के बाद बोल सकता हूँ था, क्योंकि मैं स्ट्रगल करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसमें इज्जत नहीं थी। अब आप अपना अनुभव हमको ये बताइए कि अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम करते हुए कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको ठीक ठीक मालूम है कि उन्हें आपसे क्या काम लेना है, क्योंकि कई एक्टरों की ये शिकायत होती है कि कास्ट तो कर लिया गया आपको, लेकिन कुछ इम्प्रोवाइज़ करने के लिए छोड़ दिया गया, और ख़ुद कट 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 तो बोलते हैं बार बार, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली आपसे उनको चाहिए क्या। अभी मैं बहुत टाइप के डायरेक्टर देखे हैं जिनको फिल्म बराबर जानते हैं, वो बहुत कम मिले, ज़्यादा बहुत से लोग तो ऐसे करते डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन अच्छे डायरेक्टर मुझे बहुत मिले हैं कि मतलब शूल जैसा था, पहला फिल्म किया था, अबोली का डायरेक्टर था शूल का, महेश मांजरेकर कुरुक्षेत्र क्या किया था, तो उनको मालूम था इसको ही लेना यार, ये करेगा बराबर। तो उसमें मतलब शूल का पहला शेड्यूल बिहार में हुआ था, मोतिहारी में, तभी मेरा कुछ कंप्लेंट गया था राम गोपाल वर्मा के पास कि इनको बराबर नहीं आता है, इतना बड़ा रोल है, इतना मतलब इनको देना था, मेन विलन है। तो बोले अभी कंप्लीट, राम गोपाल वर्मा ने मैसेज भेजा कि अरे कंप्लीट तो करो, अभी ये शेड्यूल फिर बाद में देखते हैं, इधर आने के बाद अभी ये शेड्यूल कंप्लीट करके आ जाओ, अभी सडनली कोई नहीं भेज सकता। और इधर आके रशेस देखने के बाद राम गोपाल वर्मा जी ने बोला कि अरे यही तो सबसे पावरफुल लग रहा है, तो मुझे कंप्लीट करने दे। तो इसमें जो भी इम्प्रोवाइजेशन था हम लोग करते थे, तो बहुत से डायरेक्टर हैं कि जो सिर्फ प्रोड्यूसर को पटाना जानते हैं, बाकी कैमरामैन के पास, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े नाम है इसमें कि यार वो तो आज का कौन सा ड्रेस अच्छा पहना है ये है, लेकिन असिस्टेंट और कैमरामैन वो सब फिल्म संभाल के ले जाते थे, ऐसे भी है। और ऐसे तो चलता ही रहता है कि मराठी में मैं कुछ डायरेक्टर देखे, उनको कट क्यों बोला इधर, अरे मुझे मालूम ही नहीं क्या है, तो असिस्टेंट लोग तुम लोग कट किधर बोलना बताते नहीं, अरे डायरेक्टर कैसा ऐसा बोल सकता है कि कट किधर कर बोलना, मुझे आपने बताया भी नहीं है। एक तो डायरेक्टर मैंने बोला था अभी 2 किलोमीटर के अंदर नहीं आना, उधर बैठो, हम लोग करते हैं बराबर, आपका नाम रखेंगे, बस और क्या चाहिए। अच्छा ये तो बताइए साया जी कि जब तो आप खूब पढ़ा करते थे और अपने लिए तैयारी कर रहे थे, वो जो 17-18 साल का टाइम है, तब तो आपको भी लगता था कि आज जो कुछ कर लिया उसके बाद कुछ और करने के लिए आगे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं और आपको मालूम हो जाता है कि एक फिल्म के बाद दूसरी एक ही समय में हो सकता है कई फिल्में, तो क्या कुछ इस तरह का मलाल रहता है कि कुछ छूट गया, अभी पढ़ना और चाहिए, या फिर अब एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं आप? कंफर्ट जोन में तो आया, लेकिन क्या होता है ना कि लकीली ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है कि जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत रहती है। मतलब समझो कि वो शूल के वक्त तो बहुत पहला ही था, लेकिन भारतीय फिल्म जब मुझे तमिल का मिला, तभी मुझे बोला गया था, मतलब रामू जी ने बोला था कि तू 10 लाख के नीचे काम नहीं करना, तो 2 साल तक मेन विलन करना, और ऐसा ऐसा। सडनली मुझे कुरुक्षेत्र आया तो मुझे लगा कि ये सही अच्छा रोल है, तो अपने को अंदर से लगता है कि ये रोल के लिए काम करना है। भारतीय फिल्म आया तभी उन्होंने मुझे समझो रोल सुनाया, नहीं
मैंने तो बोला कि झूठ बोल रहा है कोई, तमिल का क्यों मुझे मेरे पास है। बॉम्बे में आए, उसका हमारा स्क्रीन टेस्ट हो गया और बहुत मेन टाइटल रोल था। वो डायरेक्टर का नरेशन सुनने के बाद बोला कि ये साला सही फिल्म है, इसमें बहुत काम करना है। तो राम गोपाल तभी उन्होंने मुझे 4.5 लाख ऑफर किए थे। तो मैं सोच रहा ये तो मैं 50,000 में रोल करूँगा, इतना भारी इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगा। तो अभी लाइफ लॉन्ग उसको 4-5 नेशनल अवार्ड मिले, मुझे स्टेट अवार्ड मिला और बहुत फेमस हो गई फिल्म। अभी भी 15 साल लोग उसको याद करते हैं। तो प्रोजेक्ट पता चलता है कि इसमें काम क्या करना है। कभी कभी पैसे के लिए करते हैं, कभी कभी काम के लिए करते हैं। अभी समझो मैं ड्रामा करूँगा या काम करूँ, उसका जो क्या कैसा काम करना है, किधर किधर कंसंट्रेशन अच्छा करना है, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से रहता है। नहीं तो हर जगह नहीं रहता है, क्योंकि पता चलता है कि इधर चलो पैसा ले लो और भागो। एक चीज़ और है कि जिसमें आप जैसे एक्टर के लिए, जिसके लिए शूल जैसी फिल्में करने के बाद नेगेटिव कैरेक्टर एक तरह से उसका टाइप कास्ट हो जाने का रहता है, तो क्या आपको ये लगता है कि आपको बार बार नेगेटिव रोल देकर आपके अंदर जो वर्सेटैलिटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है? नहीं ज़्यादा, मैं क्या हिंदी में ज़्यादा काम ही नहीं किया। उसके बाद मैं साउथ में गया, साउथ में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव ऑल टाइप्स के रोल मिलते रहे हैं। जी, कभी कभी ये जो टाइप कास्ट हो जाने वाला मामला है कि एक नेगेटिव रोल में ही ज़्यादातर लोग आपको रोल ऑफ़र करते हैं, जब तो फिर लगता है कि वो वर्सेटैलिटी कहीं ख़त्म हो रही है। नहीं, वर्सेटैलिटी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक तरीके जैसा कितना भी करो तो एक तरीके जैसा रोल नहीं होता है एक तो। और एक्टर अगर सही जेन्युइन है तो नया नया चीज़ें निकलता ही निकलता है। वो राइटिंग में आता है, डायरेक्टर से आता है, एक्टर से आता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा ओवर एक्सपोज हो सकता है ज़्यादा काम करने से, क्योंकि कितना भी करो तो एक ही चेहरा होता है, एक ही साउंड होता है, अपना आवाज़ एक ही होता है, तो ओवर एक्सपोज होने की संभावना रहती है। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, अब बातचीत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आप कोई लाइनें हमारे लिए किसी प्ले से या किसी फिल्म से बोलें, तो जो हमारे दर्शकों को पर्दे से बाहर आपको बोलते हुए देखने का अनुभव हो, मराठी या हिंदी, जो भी आपको याद हो, या जो आपने हिजड़े वाला जो एक रोल याद किया था वो उसके लिए भी आपको बहुत तारीफ़ें मिली थी, अगर उससे कोई लाइन याद? बहुत 20 साल हो गए, लेकिन मैंने जो ड्रामा लिखा अभी, जो उसका एंड मैं बोलता हूँ। जिस ड्रामे का ओपनिंग अभी आपने सुनाया था? ओपनिंग सुनाया था। अच्छा। अभी उसका एंड ऐसा है। आता रानात जाऊया, आता डोंगरात जाऊया, तिथं एक कोंब, 2 कोंब, कोंबच कोंब, एक आपलं झाड, त्याची तिथंच होणार वाढ, खरखरीत मायाळू कडा, त्याला झाडाचा पडलाय वेढा, दगडाचं झाड विशाल, त्यावर झाडाची एक मशाल। और अगर इसको हिंदी में हम समझना चाहें तो क्या इसमें कही गई ये बात? अभी पहाड़ के उधर जाएंगे और वहाँ एक पौधा लगाएंगे, एक पौधा, 2 पौधे, पौधे ही पौधे। मैं एक पेड़ हूँ, मेरा तो बढ़ना होगा, वो उधर ही होगा जाएगा। तो जो बड़ा पत्थर है उसको लाइक पेड़ का संज्ञा दिया है। वो जो बड़ा सा पहाड़ है उसको लपेटे हुए जो पेड़ जाता है ना, वो पेड़ होना लाइफ में, क्योंकि वो मशाल जैसे वो पत्थर के ऊपर जाके मशाल देता है और सबको खुशी देता है, सबको छाँव देता है। वो पेड़ बनना है। मेरे लाइफ का स्ट्रगल का ऐसा लगता है कि वो टाइप का पेड़ बनो यार, ये ऐसा गार्डन में लगने वाले पौधे मत बनो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया साया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे जाने माने एक्टर साया जी शिंदे। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।